नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके MCQ सीरीज़, और इस सीरीज़ का आज हम 13वां भाग यहाँ पे कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में भी हम जीके के 20 इंपॉर्टेंट MCQs को कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को ना सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, बल्कि इनसे रिलेटेड जितने आपके अदर क्वेश्चन बनते हैं, जो अदर एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी हम यहीं पे कवर करेंगे, जिससे आपको एक जगह पर एक जैसे क्वेश्चन मिल सके, उनको रिवीजन हो सके और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के जो प्रीवियस वीडियो हैं उनको नहीं देखा, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है आज का, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जिसे फिक्की के नाम से जाना जाता है, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो जो ये फिक्की है इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार फिक्की की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हिंदी में कहेंगे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। अगर इंग्लिश की बात करें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है। आपको याद रखना है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, स्थापना कब हुई है? 1927 में हुई है। किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था? तो 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर, जो उस समय के उद्योगपति थे प्रसिद्ध घनश्याम दास बिड़ला और उनके सहयोगी पुरुषोत्तम ठाकुर के द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सर्वोच्च व्यापारिक संगठन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इससे प्रश्न बनते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, झरिया जो कि झारखंड में है, निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, झरिया या झारिया ये कोयला खानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत में अगर हम कोयला की बात करें कि कोयला उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 पर है, तो कोयला उत्पादन में नंबर 1 पे आता है झारखंड। ठीक है, और झारखंड का जो ये झरिया क्षेत्र है, ये कोयले के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा कोयला भारत में झारखंड में होता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में होता है और फिर उड़ीसा में होता है। ये 3 राज्य हैं, टॉप 3, लेकिन सबसे ज्यादा आपको याद रखना है झारखंड, और झारखंड में कहां? झरिया में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदियां का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? ये जो नदियां हैं, यहाँ पे जो ब्राह्मणी और खरकई नदियां हैं, थोड़ी नई नदियां हैं, कम नाम आपने इसका सुना होगा, लेकिन दामोदर नदी बहुत ही प्रसिद्ध नदी, इसको लेकर कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में आपको जानना होगा। ठीक है, तो तीनों एक साथ ये प्रश्न बना था, SSC CHSL के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो यहां पर ये जो तीनों नदियां हैं, ये आपके झारखंड से आती हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अब दामोदर नदी को लेकर कुछ फैक्ट हैं, कुछ प्रश्न हैं जो प्रश्न पेपर में पूछे जा चुके हैं, आपको याद रखना है। पहला प्रश्न पूछा जाता है दामोदर नदी को लेकर कि दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? ये जो दामोदर नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? तो हुगली नदी, हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी। यह क्वेश्चन पेपर में बन चुका है। ठीक है, दूसरा प्रश्न पेपर में बनता है, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो पश्चिम बंगाल का शोक भी दामोदर नदी को कहते हैं। ठीक है, विश्वासघाती नदी की संज्ञा किसको दी जाती है? तो दामोदर नदी को ही विश्वासघाती नदी भी कहते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक भी इसको कहते हैं। ठीक है, दामोदर नदी पर एक नहर बनाई गई है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है, एडन नहर। ठीक है, तो जो एडन नहर है, ये किस नदी पर है? ये दामोदर नदी पर है, पश्चिम बंगाल में है, और इस नहर को 1938 में बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि एडन नहर किस नदी पर है? दामोदर नदी पर है, पश्चिम बंगाल में है, 1938 में इसको बनाया गया। सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन जो दामोदर नदी को लेकर पूछा जाता है वो है दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, आजाद भारत की पहली बहुउद्देशीय घाटी परियोजना। कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, और दामोदर घाटी निगम, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? ये भी पूछता है, तो 1948। ये सारे प्रश्न आपको याद रखना है, सभी के सभी प्रश्न पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा, इसको लेकर भी आपसे दो प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, इसका गठन कब हुआ, तो आप बताएंगे 1936 में। ठीक है, जो पहला प्रश्न पूछा जाता है इसका गठन किस वर्ष में किया गया, 1936 में, और किसके द्वारा, या इसका जो पहला सम्मेलन हुआ, इसका पहला सम्मेलन भी 1936 में हुआ, और अध्यक्ष कौन था, स्वामी सहजानंद अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सम्मेलन के अध्यक्ष थे। ठीक है, दूसरा प्रश्न जो पूछा जाता है कि इसका गठन किस जगह पर हुआ, तो 1936 में लखनऊ में बनाई गई थी अखिल भारतीय किसान सभा। यह भी आपको याद रखना है, दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था। देखिए, भारत के अंदर तंबाकू की खेती किसने शुरू करी थी, भारत में तंबाकू पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने इसकी खेती भारत के अंदर शुरू करी और तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जहांगीर ने 1617 में तंबाकू की खेती पर, तंबाकू के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया था। यह आपको याद रखना है। ठीक है, दो प्रश्न या यूं कहें तीन प्रश्न आपको पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। पहला प्रश्न यही, प्रतिबंध किसने लगाया, आप कहेंगे जहांगीर। अगर कभी वर्ष पूछ ले तो याद रखना 1617 में प्रतिबंध लगाया। दूसरा प्रश्न बनता है भारत में तंबाकू की खेती किसने शुरू करी, मैंने आपको कहा पुर्तगालियों ने। और तीसरा प्रश्न बनता है आपको सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर पूछा जाता है कि इनमें से किसका ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था। ऑप्शन में तंबाकू दे दिया जाता है, तो तंबाकू भारत में पुर्तगाली लाए थे, यानी कि सिंधु घाटी में इसका ज्ञान उनको नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा इकता प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी। देखिए, जो ये इकता प्रथा थी इसकी शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहां पे सही आंसर होगा। इल्तुतमिश ने इकता प्रथा की शुरुआत करी थी। अगर आपको पूछ लिया जाए कि इकता प्रथा को समाप्त किसने किया था, तो इसको समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दोनों याद रखने हैं, शुरू कौन कर रहा है, इल्तुतमिश, खत्म किसने किया इस प्रथा को, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको समाप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा MS एक्सेल में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। MS एक्सेल के अंदर जो फाइल बनाई जाती है उसका एक्सटेंशन होता है, ऑप्शन डी .xls इसका एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन पेपर में पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें एक और चीज, एक और एक्सटेंशन होता है .xls और x। ठीक है, ये जो एक्सटेंशन है ये भी MS एक्सेल की फाइल का होता है। बेसिकली कई बार मैं आपको बता चुका हूं, जब भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई हम बात करते हैं या जो एक्सटेंशन से रिलेटेड बात होती है, 2007 के पहले के जो वर्जन थे MS एक्सेल के, उसमें एक्सटेंशन होता था ये .xls। 2007 के बाद .xlsx होता है। तो दोनों एक्सटेंशन किसके हैं, MS एक्सेल के हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, वर्तमान में कौन सा है, ये वाला। अब दो तीन बातें और आपको MS एक्सेल से पूछी जाती हैं। पहला, MS एक्सेल कब इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ये जो MS एक्सेल लाया गया, ये लाया गया 1987 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वर्ष पेपर में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। तो इनमें से कौन सा है जो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मालदीव। देखिए, मालदीव ना सिर्फ भारत का पड़ोसी देश है जो सबसे छोटा है, बल्कि एशिया का सबसे छोटा देश कौन है, मालदीव है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एशिया का सबसे छोटा देश। सबसे बड़ा देश आप जानते हैं चाइना है एशिया का, और सबसे छोटे की बात करें तो मालदीव है। मालदीव की बात करें, इसको ये स्वतंत्र कब हुआ, क्वेश्चन बन जाता है। मालदीव आजाद हुआ 1965 में। किससे आजाद हुआ था, अंग्रेजों से आजाद हुआ था। ठीक है, और किस देश ने मालदीव को सबसे पहले स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी, तो किसने दी थी, भारत ने ही दी थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक है, चाहे जनसंख्या के आधार पर हो, चाहे क्षेत्रफल के आधार पर हो, एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। ठीक है, इसकी राजधानी भी पूछी जाती है, मालदीव की राजधानी है माले। नेक्स्ट है हमारा विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस ये मनाया जाता है हर साल 25 मई को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप या द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है।
ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, यानी कि सबके सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और मैं आपको इनसे रिलेटेड फैक्ट बताता हूं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो अदर भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और सारे फैक्ट मैक्सिमम वैसे होते हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके होते हैं, ठीक है। तो ये आपको नोट करते हुए जरूर चलना है, ताकि आपका एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो सके। वन लाइनर के फॉर्मेट में आप इनको नोट करते हुए चल सकते हैं, ठीक है। कौन सा ऐसा द्वीप या द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में है? आसान प्रश्न है, आप बताएंगे अंडमान निकोबार। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मिनिकॉय द्वीप ये लक्षद्वीप में है, और लक्षद्वीप आप जानते हैं अरब सागर में स्थित है, ठीक है। द्वीप ये भी आपके अरब सागर में है, तो ये आपको याद रखना है। जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर में आता है, और जो अंडमान निकोबार है वो आपके बंगाल की खाड़ी में आता है। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच वेद्रा का युद्ध कब लड़ा गया था? अब देखिए, अंग्रेजों के बीच और जो डच सेना थी, आयरलैंड जो था, नीदरलैंड, ठीक है, डच यानी कि नीदरलैंड, इनके बीच वेद्रा का युद्ध कब लड़ा गया? तो इनके बीच वेद्रा का युद्ध ये लड़ा गया था, ऑप्शन ए 1759 में ये युद्ध लड़ा गया अंग्रेजों और डचों के बीच में, ठीक है। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हो जाती है, और इसी युद्ध के साथ भारत में डचों का पतन हो जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में बनता है कि भारत में डचों का पतन किस युद्ध के साथ हुआ? वेद्रा का युद्ध कब लड़ा गया? 1759 में लड़ा गया। किसके साथ लड़ा गया? अंग्रेजों के साथ लड़ा गया, ठीक है। इसी युद्ध के अगले साल यानी कि 1760 में एक और प्रसिद्ध युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं वॉन डी वॉश का युद्ध। यह वेद्रा के युद्ध के अगले साल होता है। यह युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच होता है, और इस युद्ध में फ्रांस पराजित हो जाता है, और भारत में फ्रांस की शक्ति खत्म यहां पे हो जाती है लगभग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि वॉन डी वॉश का युद्ध कब लड़ा गया, किसके बीच लड़ा गया, ये दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। वॉन डी वॉश को लेकर एक और चीज पूछी जाती है कि इस युद्ध में अंग्रेज कमांडर कौन था? तो इस युद्ध में अंग्रेज कमांडर था आयरकूट, और यह युद्ध जो वॉन डी वॉश का युद्ध है, फ्रांस की तरफ से जो कमांडर था उसका नाम था काउंट डी लाली, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। लाली की सेना को यहां पर बुरी तरह पराजित किया था टॉम कायरट ने, जो ये टॉम आयरकूट था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? भारत के अंदर पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक आपको पूछा जा रहा है, तो अल्मीड़ा इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर यहां पे वास्तविक नहीं लिखा होता पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक, तब हम कहते हैं अल्मीड़ा, क्योंकि अल्मीड़ा पहला पुर्तगाली गवर्नर था, ठीक है। लेकिन प्रश्न पूछा गया है वास्तविक संस्थापक, सही आंसर होगा अल्बुकर्क, ठीक है। अल्बुकर्क भारत के अंदर पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। इसका पूरा नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। ये 1503 में भारत आया था, ठीक है। गवर्नर नहीं बना था उस समय। गवर्नर कौन था? पहला अल्मीड़ा। अल्बुकर्क गवर्नर बना 1509 में, और 1509 से लेकर 1515 तक अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली गवर्नर रहा था, ठीक है। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि गोवा किसने जीता था? अल्बुकर्क ने जीता था। कब जीता? 1510 में। किसको हराकर जीता था? तो बीजापुर का जो शासक था उस समय यूसुफ आदिल शाह, उसको पराजित कर अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। गोवा जीतने में किस भारतीय ने अल्बुकर्क की मदद करी थी? तो एक नाम आता है तिमैया नाम का। तिमैया नाम का एक भारतीय था, इसने मदद करी। इसके अलावा विजयनगर का जो शासक था कृष्णदेव राय, उसने भी यहां पर अल्बुकर्क की मदद करी थी गोवा को जीतने में, ठीक है। ये बात हमने करी गोवा जीतने की, अल्बुकर्क की, इसीलिए अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। एक और प्रश्न गोवा को लेकर पूछा जाता है कि गोवा जीत तो लिया अल्बुकर्क ने, प्रश्न बनता है गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य का या पुर्तगाली जो शासन था भारत में, उसकी राजधानी किसने बनाया? तो अल्बुकर्क के बाद जो आगे चल के गवर्नर बनता है वो बनता है नीनो डी कुन्हा, ठीक है। अल्बुकर्क के तुरंत बाद नहीं बनता, आगे चलकर बनता है 1529 में, और इसी कुन्हा ने गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था, ठीक है। कब बनाया था इसने राजधानी? 1530 के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। गोवा राजधानी बनने से पहले पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर कहां पर था? इनका हेडक्वार्टर कोचीन में था। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, गोवा जीता किसने, राजधानी किसने बनाई, किस वर्ष बनाई, ये सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। एक जगह पर मैंने आपको सारे प्रश्न बताए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा
कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन किसने कहा था? अब देखिए, कांग्रेस के बारे में जब कांग्रेस का गठन होता है तो कई सारी बातें, कई सारे स्टेटमेंट दिए जाते हैं और ये स्टेटमेंट पेपर में पूछे जाते हैं कि किस व्यक्ति ने कांग्रेस के लिए क्या कहा था। कांग्रेस के लिए ये जो लाइन कही थी कि कांग्रेस के जो लोग हैं ये पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगर बात करें अन्य लोगों ने क्या क्या कहा, तो अरविंद घोष, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया कांग्रेस को लेकर कि इन्होंने कहा कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। यह भी पूछा जाता है किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग यानी टीबी से मरने वाली है, अरविंद घोष ने कहा था। कर्जन ने भी कहा, कांग्रेस को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था जब कर्जन वायसराय बनता है भारत का। इसने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है। ये किसने कहा? ये कहा था कर्जन ने। ठीक है, डफरिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, उस समय भारत का वायसराय डफरिन था और डफरिन ने कहा कि जो कांग्रेस है ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व किसने कहा था? डफरिन ने कहा था। और ये उस समय भारत का वायसराय था जब कांग्रेस का गठन होता है 1885 में। कौन करता है कांग्रेस की स्थापना? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि यदि हम मेंढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। ये किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने, क्योंकि कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था उस समय हर साल एक अधिवेशन होता था, तब ये बात बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा MS पावर पॉइंट में स्लाइड को प्रारंभ करने के लिए कौन सी कुंजी या कुंजी संयोजन दबाई जाती है? MS पावर पॉइंट में जब स्लाइड कोई चलाई जाती है, आप जानते हैं जितने भी आपकी जो मोशन पिक्चर्स बनती हैं, जो आप वर्किंग करते हैं, स्लाइड बनाते हैं, PPT जो बनती है बेसिकली पावर पॉइंट में बनती है। ठीक है, और यहाँ पर स्लाइड स्लो जब कराया जाता है, स्लाइड शो देखने के लिए कि कैसा बना है सारी चीज़ें, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है? सही आंसर है F5। ठीक है, तो F5 की का इस्तेमाल किया जाता है MS पावर पॉइंट में स्लाइड को शुरू करने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, MS पावर पॉइंट आया कब था? MS पावर पॉइंट 1990 में आया था। ठीक है, 1990 में आया था। इसका एक्सटेंशन क्या होता है MS पावर पॉइंट का? इसका एक्सटेंशन होता है .ppt या .pptx। ठीक है, वही केस 2007 से पहले .ppt लगता था, 2007 के बाद pptx लगता है। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। स्लाइड होती क्या है? बेसिकली MS पावर पॉइंट में जहां पर जो बॉक्स के अंदर या जिस फाइल में पूरा डाटा लिखा जाता है, MS पावर पॉइंट में जहां पर पूरा डाटा लिखा जाता है उसे कहते हैं स्लाइड। ठीक है, बहुत सारी स्लाइड बनती हैं तब जाके एक पूरा डॉक्यूमेंट वहां पे तैयार होता है, प्रेजेंटेशन वहां पे पूरी तैयार होती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए, स्लाइड हमने देख ली कि जहां पे डेटा लिखा जाता है, अगर पूछ लिया जाए कि MS पावर पॉइंट में अगर आपको नई स्लाइड ऐड करनी है, ठीक है, तो कौन सा शॉर्टकट की होगा? तो नई स्लाइड के लिए Ctrl+M का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नई स्लाइड के लिए Ctrl+M का इस्तेमाल होता है, ये आपको याद रखना है। और अगर आपको पूरा ही नया प्रेजेंटेशन तैयार करना है तो उसके लिए Ctrl+N का इस्तेमाल होता है। तो दोनों आपको याद रखने हैं, ये दोनों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन स्थित है? जो पंबन द्वीप है ये कहां पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? देखिए, स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत में पहला विधि आयोग कब गठित किया गया, कौन उसका अध्यक्ष था, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आजाद भारत का पहला विधि आयोग 1955 में बनाया गया था और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम पूछा जाता है MC सेतलवाड़, उनका नाम था। ठीक है, MC सेतलवाड़। तो ये आपको याद रखना है, 1955 में आजाद भारत का पहला विधि आयोग बनाया गया। ठीक है, अब प्रश्न बनता है
कि पहला विधि आयोग आजादी से पहले का वो कब बना था, अंग्रेजों के टाइम पे जो बना तो वो बना था 1834 में। ठीक है, भारत का पहला विधि आयोग 1834 में बना और इसका अध्यक्ष कौन था, कई बार पूछा गया है, तो लॉर्ड मैकाले इसका अध्यक्ष था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद भारत में 3 और विधि आयोग बनाए गए अंग्रेजों के शासनकाल में। पहला बना 1834 में, दूसरा विधि आयोग 1853 में बनाया गया, तीसरा विधि आयोग 1861 में बनाया गया और चौथा विधि आयोग 1879 में बनाया गया और आजादी के बाद पहला बनाया गया 1955 में। ये सारे आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डोंगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। जो डोंगरी भाषा है ये मुख्यतः जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ठीक है, अभी कुछ साल पहले 2020 में आई थिंक केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में 5 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया था। ठीक है, तो उनमें से एक है डोंगरी। अन्य 4 कौन कौन सी हैं, तो देखिए हिंदी, उर्दू, इसके अलावा अंग्रेजी और कश्मीरी। इन 4 भाषाओं और साथ में डोंगरी, इन 5 को जम्मू कश्मीर में राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। इससे पहले जब जम्मू कश्मीर राज्य था एक, जो उसमें 370 थी वो हटाई नहीं गई थी, उससे पहले वहां की केवल 2 राज्य भाषाएं थी, 2 आधिकारिक भाषाएं थी, जैसे एक थी उर्दू और एक थी अंग्रेजी। अब कितनी है, अब 5 हैं। उर्दू अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी, डोंगरी और कश्मीरी को भी राज्य भाषा का दर्जा यहां पर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा सरिस्का बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है। जो सरिस्का बाघ अभयारण्य है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये आपके कौन से राज्य में है, तो ये आपके राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिक अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है। अब देखिए ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अब जो आर्टिकल हैं शुरुआत के 1 से लेकर कम से कम 35-36 तक जो आर्टिकल हैं इनके बारे में डिटेल से पूछा जा रहा है एग्जामिनर के द्वारा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अभी तक प्रश्न बनता था कि भारत के संविधान में नागरिकता से संबंधित कौन सा भाग है, कौन सा अनुच्छेद है, ऐसा। अब थोड़ा डिटेल में प्रश्न बन रहा है। ठीक है, भारत के संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग है भाग 2। ठीक है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान किसमें दिए गए हैं, भाग 2 में, और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक ये नागरिकता से संबंधित हैं। आपको डिटेल में पूछ लिया कि बताइए जो नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता है ये कौन से आर्टिकल में है, तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 10। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब इसका मतलब क्या है, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। इसका अर्थ यह है कि अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो उसके बाद भी जो नागरिक पहले से हैं भारत के उनको वही सारी चीजें मिलती रहेंगी, वही अधिकार उनके बने रहेंगे कानून बनने के बाद भी। ठीक है, तो नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता यानी कि उनके अधिकार बने रहेंगे। अगर कोई कानून बनने से पहले भारत का नागरिक है, कानून बनने के बाद भी वो भारत का नागरिक रहेगा। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 10। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे मैंने आपको कहा 5 से लेकर 11 तक ये नागरिकता से संबंधित हैं, तो डिटेल में एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि कौन सा आर्टिकल किसके बारे में बताता है। जो आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 ये कहता है कि संविधान के शुरुआत में जो नागरिकता है उसके बारे में। ठीक है, यानी कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता किस किस को दी जाएगी, कहां कहां से कैसे कैसे दी जाएगी, उसके बारे में बताता है आर्टिकल 5। ठीक है, जो आर्टिकल 6 है वो ये बताता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले जो लोग हैं उनको नागरिकता का अधिकार कैसे है, क्या क्या उनको प्रोसेस है पूरा, वो आर्टिकल 6 बताता है पाकिस्तान से भारत आने वालों को। आर्टिकल 7 ये बताता है भारत से पाकिस्तान जाने वालों को जो नागरिकता या उनसे जुड़ी जो बातें हैं कि कब तक उनकी नागरिकता रहेगी, वो सारी बातें किसमें हैं, आर्टिकल 7 में। भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता संबंधी अधिकार किसमें है, आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 8 क्या कहता है, तो भारत के बाहर जो लोग रहते हैं भारत के, उनकी नागरिकता से संबंधित जो जानकारी है वो आर्टिकल 8 में मिलती है। आर्टिकल 9 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 9 ये कहता है कि कोई अगर भारत का नागरिक विदेश में जाकर अगर अपनी इच्छा से नागरिकता ले लेता है वहां की, तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाती है, ये आप जानते हैं, ये कहता है आर्टिकल 9।
ठीक है। और आर्टिकल 10 के बारे में मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 11 जो आखिरी आर्टिकल है, ये कहता है कि संसद नागरिकता के अधिकारों को कानून के द्वारा विनियमन कर सकती है, उनको मैनेज कर सकती है, ठीक है। और उसी से संबंधित आर्टिकल 10 11 के तहत यह है कि सरकार कानून बना सकती है संसद के द्वारा। और आर्टिकल 10 कहता है कि कानून बनाने से पहले जो नागरिक अधिकार लोगों के पास थे वही उनके पास रहेंगे, ठीक है। ये सारी बातें आपको नोट कर लेनी है, क्वेश्चन पेपर में यहां से बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन जलोढ़ मृदा के बारे में सही नहीं है? जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, अब देखना है। चलिए, पहला है कथन महानदी गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा जलोढ़ मृदा से बने हैं, तो ये बिल्कुल सही कथन है, पहला वाला राइट है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बने हैं, तो आप जानते हैं भारत का जो पूरा उत्तरी मैदान है वो किससे बना हुआ है? जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। तीसरा है कि पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं, नए जलोढ़ को खादर कहते हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है, ठीक है। चौथा है कि जलोढ़ मृदा हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है, तो यह बिल्कुल गलत है। जलोढ़ मृदा मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है और जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मृदा से ही बना है, तो यह हिमालयी क्षेत्रों में नहीं पाई जाती। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यह कथन जलोढ़ मृदा के बारे में गलत है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जीके एमसीक्यू सीरीज का भाग 13। हमने यहां पर देखा 20 प्रश्नों को कवर किया। नंबर ऑफ क्वेश्चन भले ही 20 थे, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे तो 40 से ज्यादा प्रश्नों को हमने यहां पे कवर किया है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे, सभी क्वेश्चनों से रिलेटेड उन्हीं के जैसे क्वेश्चन को हमने यहीं पे कवर किया, साथ में जिससे आपका अच्छे से रिवीजन भी हो सके और आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो सके। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि जैसे अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है हमारी, तो आपके जान पहचान में जो भी तैयारी कर रहे हो यूकेएसएससी की या किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की, आप उनको चैनल के बारे में जरूर बताएं, क्योंकि कई सारे लोगों को अभी तक चैनल के बारे में नहीं पता है। तो मैं उतना ज्यादा अपने चैनल का ही प्रचार वगैरह मैं करता नहीं हूं, तो यह आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके जान पहचान में या जो भी आपके भाई हैं या छोटे लोग जो आपके साथ तैयारी करते हैं, तो उनको आप चैनल के बारे में जरूर बताएं अगर आपको यहां पे अच्छा लगता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।